हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको जो कविता पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है हक दो। और ये परिवेश किताब से है। परिवेश किताब जो क्लास 8th के बच्चों के लिए है, 8वीं क्लास के बच्चों के लिए है। तो इस कविता को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? इस कविता को पढ़ने का उद्देश्य है कि हमें दूसरों के अधिकार की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, हमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति की पहचान होनी चाहिए, हमें स्वतंत्रता का महत्व समझना चाहिए और प्रकृति के प्रत्येक उपादान की उपयोगिता पहचाननी चाहिए। प्रकृति ने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों को दिए हुए हैं उसकी क्या उपयोगिता है और उसका कंजर्वेशन करते हुए हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये नए मानव को संदेश। तो नया मानव का मतलब कौन है? नया मानव का मतलब है आज का युवा वर्ग और आप सब बच्चे। आप ही लोग तो नए मानव हो। कविता का परिचय क्या है? कविता में ये भाव बताया गया है कि जो आया है वो जाएगा ही, यह क्षण भंगुर जीवन की रीति यही है। तो क्यों ना ऐसे काम करके जाएं जो नए मानव के लिए लाभकारी हो। नए मानव का मतलब फ्यूचर जनरेशन से भी है। हम प्रकृति की तरह अपनी सभ्यता और संस्कृति, अच्छे विचार, तर्क, सोच, दृष्टि सबकी एक भाव भूमि तैयार करें। व्याकरण के पॉइंट्स मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि व्याकरण के पॉइंट अगर डिस्कस करूँगा तो ये लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाएगा। तो अब हम लोग ये कविता पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है हक दो। वैसे आप सब लोग हक का मतलब समझते हो क्या? हक, एक पंजाबी गाना सुना होगा कभी, साडा हक, मेरा हक दो। सुना होगा ना? ज़रूर सुना होगा। आप लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ा होगा। संविधान में भी हक की बातें हैं, फंडामेंटल राइट्स की बातें हैं। तो वही तो है हक। हक का मतलब है हमारा अधिकार, है ना? हक का मतलब है अधिकार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि बार बार इस कविता में बताया गया है हक के बारे में, अधिकार। राइट्स। तो कवि कहते हैं कि फूलों को हक दो। किसको हक दो? फूलों को हक दो। कैसा हक दो? कि वह हवा को प्यार करे। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार इस कविता को हम लोग ऊपर से नीचे पढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद मैं एक एक करके इसकी लाइंस को एक्सप्लेन करूँगा तो अच्छा लगेगा। ऐसा ही करते हैं। तो फूलों को हक दो कि वह हवा को प्यार करे, ओस धूप रंगों से जितना भर सके भरे, सिहरे कांपे उभरे नए फूलों के लिए। तो कवि कहते हैं कि जितने भी फूल खिलते हैं वहाँ से हमें एक संभावना दिखाई देती है कि फूल खिले हैं तो अब वहाँ पर फल होंगे, फल में बीज होंगे जिससे फिर नए पौधे निकल सकते हैं। तो इसलिए हमें फूलों को पूरा पूरा हक देना चाहिए। कैसा हक देना चाहिए? कि वह हवा को प्यार करे, है ना? ओस धूप रंगों से जितना भर सके भरे। फूलों को ओस का साथ भी चाहिए, धूप की गर्मी भी चाहिए, रंगों से जितना भर सके भरे, मतलब उसमें प्रकृति के सारे रंग घुल मिल सकें। सिहरे कांपे उभरे। तो जब हवा बहेगी, जब ठंड लगेगी तो फूल सिहरेंगे भी, कांपेंगे भी, है ना? वो उसमें ही अपने आप को तैयार करके उभरेंगे, खिलेंगे भी, है ना? नए फूलों के लिए। आगे कवि कहते हैं कि गंध को हक दो कि वह उड़े। गंध का मतलब यहाँ पर खुशबू से है। गंध को हक दो कि वह उड़े, बहे घिरे झड़े, मिट जाए नई गंध के लिए। नई गंध के लिए, नए फूलों के लिए, ये बड़ी ध्यान देने की बात है क्योंकि कवि समझ रहे हैं और वो बताना भी चाहते हैं इशारों से कि ये दुनिया तो क्षण भंगुर है। इसमें जितने भी जीव हैं सब के सब मॉर्टल हैं, मरणशील है, अमर कोई भी नहीं है। जिसने भी जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, वो जाएगा। जो आया है सो जाएगा। तो अगर कोई खुशबू शुरू होती है, खुशबू,
तो वह उड़ेगी, बहेगी, घिरेगी, है ना, झड़ेगी, वो वातावरण में अपनी खुशबू को फैलाएगी। और जब सब जगह फैला चुकी होगी तो फिर वो मिट जाएगी, उस गंध का असर, उस खुशबू का असर खत्म सा हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तब फिर गुंजाइश बनती है नई गंध के लिए, नई खुशबू के लिए। बादल को हक दो। तो बादल को कैसा हक देना चाहते हैं कवि? वो कहते हैं कि बादल को हक दो, वह हर नन्हे पौधे को छाह दे, दुलारे, फिर रेसे रेसे में हल्की सुरधुनु की पत्तियां लगा दे, फिर कहीं भी गिरे बरसे गहरे, टूटे चुक जाए नए बादल के लिए। तो बादल वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि बादल को हक दो। आसमान में जो बादल हैं वो, उसको भी हक देना है, उसे भी अधिकार देना है। तो उसे कैसा अधिकार देना है? ये अधिकार देना है कि पृथ्वी पर जितने भी नन्हे पौधे हैं जिन्हें विकास करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो बादल उन्हें पानी भी दे और धूप की आँच से बचाए भी, मतलब छाह भी दे, वो पौधे को दुलार करे, नन्हे पौधे को। फिर रेसे रेसे में हल्की सुरधुनु की पत्तियां लगा दें। तो आप लोगों के मन में आएगा कि ये सुरधुनु शब्द क्या है। तो इस पेज के नीचे में आप यहाँ पर शब्दार्थ भी देख सकते हो, है ना। सुरधुनु का मतलब है इंद्रधनुष, 7 रंग। खास बात है ना। तो कैसा रंग देना चाहते हैं पौधों को? सुरधुनु का रंग देना चाहते हैं। पौधे के रेसे रेसे में, उसके एक एक पोर में पत्तियां लगा दे, फिर कहे कहीं भी गिरे बरसे गहरे, टूटे चुक जाए नए बादल के लिए। तो अगर बादल बनता है, उसका आकार बड़ा होता है, वो हवा के झोंके से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और फिर जहाँ पर उसे थोड़ी ठंडक सी महसूस होगी तो वो कंडेंस होकर के वहाँ पर बारिश होकर के बरसेगा भी। और जब बरस जाएगा तो धीरे धीरे बादल का आकार छोटा हो जाएगा, या बादल बिल्कुल ही पानी बन करके बरस जाएगा। तो बादल की जगह लेने के लिए नए बादल भी तो आने चाहिए, तभी तो नन्हे पौधों को छांव मिल पाएगी। तो यही बात कवि फिर से कहते हैं कि वो टूटे चुक जाए नए बादल के लिए। अगले पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि डगर को हक दो। डगर, तो आप डगर का मतलब समझते हो क्या? डगर का मतलब है रास्ते से, पगडंडी से। तो डगर को कैसा हक देने की बात कर रहे हैं कवि? वो कहते हैं कि डगर को हक दो कि वह कहीं भी, कभी भी, किसी वन, पर्वत, खेत, गली, गांव, चौहट्टे जा कर के सौंप दे थकन अपनी, बाहें अपनी नई डगर के लिए। हर रास्ते को उसका अधिकार देने की बात कह रहे हैं। और कैसा अधिकार? कि वो कहीं भी जाए, कभी भी जाए, किसी जंगल में जाए, किसी पर्वत से जाए, किसी खेत, गली, गांव से जाए, तो जाए तो खो ना जाए, है ना। वो डगर का काम ही है, रास्ते का काम ही है मंजिल तक पहुंचाना। तो अगर वो जाता है तो वो वहाँ तक जाए, और उसके बाद जब वो मंजिल पर पहुंच जाता है, किसी चौराहे पर पहुंच जाता है, किसी खेत खलिहान में पहुंच जाता है, तो उसके बाद अगर वो थक जाता है तो वहाँ से जो नया रास्ता खुलता है, नए अवसर खुलते हैं, नई गलियाँ, नया डगर खुलता है, उस नई डगर को अपनी थकन, अपनी बाहें सौंप दे, है ना, ताकि वो नया रास्ते में चल रहे राहगीरों को उसकी मंजिल तक पहुंचने में उसकी हेल्प करे, मदद करे। ये कहते हैं कवि। आगे अब कवि ने लहरों से बातें की हैं। लहरें, समुद्र की लहरें, नदी की लहरें। तो इन लहरों को किसका साथ होता है? लहरों का हमेशा से साथ रहा है हवा के साथ में, पवन के साथ में रहा है ना। तो कहते हैं कि लहर को हक दो कि वह कभी संग पूर्वा के। हवाएं कैसे बहती हैं? जब पूरब से बहते हैं तो हम उसे पूर्वा कहते हैं, और कभी जब पश्चिम से बहती है तो पछुआ कहते हैं। पूर्वा हवा की अलग प्रकृति होती है,
पछुआ हवा की अलग प्रवृत्ति होती है। पछुआ हवा अक्सर ठंडी होती है, पूर्वा हवा अक्सर गर्म होती है गर्मियों के दिनों में। तो कवि कहते हैं कि लहर को हक दो कि वह कभी संग पूर्वा के, कभी साथ पछुआ के, इस तट पर भी आए उस तट पर भी जाए, और किसी रेती पर सिर रख करके सो जाए नई लहर के लिए। तो बड़े अच्छे विचार हैं कवि केदारनाथ सिंह जी के, कि वो पानी की लहरों से भी बातें कह रहे हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हें कभी पूर्वा हवा के संग बहना चाहिए, कभी पछुआ के साथ बहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ में ही रहना चाहिए। तुम्हें कभी इस किनारे आना चाहिए, कभी उस किनारे आना चाहिए, और कभी किसी किनारे पर जब रेत का ढेर हो तो वहाँ आकर के वो ठहर भी जाए। क्यों ठहर जाए? कि अब वहाँ पर कोई नई लहर होगी, वो उसका आगे का काम करेगी। ये कहते हैं कवि। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं शब्दार्थ सेक्शन में कुछ शब्द भी हैं। तो हक के लिए तो वही शब्द है अधिकार, जो मैंने आपको बताया। सिहरना, ठंड से सिहरते हैं, कांपते हैं, सीवरिंग। रेसा रेसा, कन कन, छोटे छोटे पार्टिकल्स। सुरधनु का मतलब है इंद्रधनुष। गहरे का मतलब है बादल का गरजना, चिंगारना। चुकना, समाप्त हो जाना। चौहट्टे का मतलब है चौराहा। डगर रास्ता है। पूर्वा, पूर्व दिशा से चलने वाली हवा। पछुआ, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा। अब हम लोग आ गए कविता के अगले हिस्से में, जहाँ पर केदारनाथ सिंह जी कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बातें, इम्पॉर्टेंट संदेश देना चाहते हैं अपनी कविता की बाकी पंक्तियों के जरिए। तो वह कहते हैं कि माटी को हक दो। माटी का मतलब हमारी धरती माता, मिट्टी। और कौन सी धरती माता? वो धरती माता, वो मिट्टी जो खेतों में है। वो कहते हैं कि माटी को हक दो कि वह भीजे। कैसे भीजे? पानी से, बारिश से भीगे। और भीगने के बाद उसमें क्या होना चाहिए? उसमें बीजों के अंकुर फूटने चाहिए। तो कहते हैं कि माटी को हक दो कि वह भीजे, सड़से, फूटे, अखुआए। अखुआए का मतलब है कि माटी के अंदर में, मिट्टी के अंदर में, खेतों की मिट्टी के अंदर में जो बीज हैं उसमें से आँख निकलेगी, उसमें से अंकुर निकलेगा। ये देहाती सा शब्द है, अखुआए। इन मेड़ों से लेकर के उन मेड़ों तक छाए। मेड़ समझते हो? जैसे कि अगर खेत बने हुए हैं, इधर ये जो खेत है वो ए का है और ये जो खेत है ये बी का है, तो बीच में जो पार्टीशन है ना, ये इसी को हम लोग कहते हैं मेड़। क्या कहते हैं इसे? मेड़ कहते हैं, इसको ही कहते हैं मेड़। गांव में इसे लोग आड़ी भी कहते हैं, किनारा भी कहते हैं, कि ये वो लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, ये मेड़, जो तय करती है कि इसके लेफ़्ट साइड का हिस्सा ए का है और राइट साइड का हिस्सा बी है। ये होता है खेतों का मेड़। तो कवि कहते हैं कि इन मेड़ों से लेकर के उन मेड़ों तक छाए और कभी न हारे। यदि हारे तब भी उसके माथे पर हिले, और हिले और उठती ही जाए यह दूब की पताका नए मानव के लिए। तो क्या कह रहे हैं कवि? कहते हैं कि भाई खेत के चारों किनारों पर, चारों आरियों पर, सभी मेड़ों पर क्या उगना चाहिए, क्या छाना चाहिए? तो घास को उगना चाहिए, दूब को उगना चाहिए, हरी हरी घास। और ये घास ऐसी होनी चाहिए जो कभी नहीं हारनी चाहिए। घास के नहीं हारने का क्या मतलब है? कोई बता सकता है क्या? अगर आप समझ रहे हो तो कमेंट्स में लिखो। मैं कहता हूँ कि जिस ज़मीन पर घास उग सकती है, दूब उग सकती है, आप वहाँ पर कोई भी दूसरी फसल, कोई भी दूसरा पौधा उगा सकते हो, पेड़ उगा सकते हो। तो घास इंडिकेटर है, घास सूचक है कि ये जो जगह है ये उपजाऊ है, इस जगह पर आप खेती कर सकते हो। ये इम्पोर्टेंस है। जहाँ कहीं भी अगर आप देखते हो कि मिट्टी पर घास उगी है तो इसका मतलब है कि उस मिट्टी में उर्वरा शक्ति है। तो मैं तो इतना महत्व देता हूँ घास को, और मैं तो घास के लिए लिखूँगा कि घास इस चीज़ का सूचक है। किस चीज़ का सूचक है? उर्वरा,
मिट्टी की उर्वरा शक्ति का, उपजाऊ होने का सूचक है घास। वह इशारा करता है आप, है ना, उपजाऊ होने का इशारा करता है कि कहीं भी अगर मिट्टी पर घास उगी है तो वो मिट्टी उपजाऊ है, ये कहती है घास। और इसी घास के बारे में कवि कहते हैं कि वो इतनी उगी हुई होनी चाहिए कि खेतों की मेड़ों पर वो होनी चाहिए, और खेतों की मेड़ों पर ऐसे हो कि जब हवा बहे तो वो हिले हिले और उठती ही जाए, और ऐसे उठनी चाहिए जैसे कि दूब की पता का एक झंडा फहरा रहा हो। किसके लिए वो झंडा फहरा रहा हो? नए मानव के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, युवा लोगों के लिए। तो ये बड़ी प्यारी सी कविता है केदारनाथ सिंह जी की, जिसमें उन्होंने प्रकृति के अलग अलग सूचकों का इस्तेमाल किया है और उसके ज़रिए ये बात समझाने की कोशिश की है। दो बातें। पहली बात कि इस दुनिया में जो भी आया है वो जाएगा, जिसने भी जन्म लिया है वो मरेगा। तो हम सब लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमने जन्म लिया तो अब हम हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे। नहीं, हमने जन्म लिया है, हमें अपने जीवन में बड़े बड़े काम करने चाहिए, कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए जो आगे वाली पीढ़ी के लिए फ़ायदेमंद हो, और वो कहीं ना कहीं हमारा नाम आदर के साथ लें कि हाँ फलां व्यक्ति ने ये काम किया था जिससे आज ये सुविधा हो रही है। और जब हमने अपना काम पूरा कर लिया, जब हमारी उम्र हो गई, जब हम बूढ़े हो गए, तो हमें मर जाना है और ये जगह खाली भी करनी है नए मनुष्यों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किशोरों के लिए, जो आकर के हमारी विरासत को लेकर के काम को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद उन्होंने अलग अलग सूचकों को लेकर के, जैसे मिट्टी के बारे में उन्होंने बात की, हवा के बारे में बात की, लहर के बारे में बात की, बादल के बारे में बात की, फूलों के बारे में बात की, कि इन सबको उन्होंने हक देने की बात की है, अधिकार देने की बात है, और उन सबको उन्होंने अप्रोप्रिएट राइट्स देने की बात की है। जैसे इस पेज में हम लोग देख रहे हैं कि वो मिट्टी को ये हक देने की बात कर रहे हैं कि वो भीजे, है ना। कैसे भीजेगी मिट्टी? जब बारिश होगी तो वो भीजेगी। देखो यहाँ पर भीजे का मतलब है भीग जाए। सर से मतलब रस से भरना। किस रस से भरना? उपजाऊ, न्यूट्रिशन से भरना, ताकि उसमें जब हम कोई पौधा लगाएं तो उसे ताकत मिल सके, एनर्जी मिल सके। अखुआए का मतलब है अंकुर निकलना। और मेर, मैंने कहा ना कि खेतों की क्यारियों को अलग करती मीठी की ऊंची रेखा या बांध। जो बच्चे गांव में रहे हैं, पले बढ़े हैं, वो आसानी से समझ सकते हैं कि मेड़ क्या होता है। बाकी मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कभी मेड़ पर, खेतों की मेड़ों पर अगर आप खाली पैर दौड़ करके देखो कितना अच्छा महसूस होता है। आप याद करोगे मेरी बात को कि मैंने कहा था। तो स्टूडेंट्स, ये कविता यहाँ पर इस तरीके से ख़त्म होती है। जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक बार फिर से आपको इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी बताऊंगा। अभी हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि ये जो कवि हैं केदारनाथ सिंह जी, जिन्होंने इतनी प्यारी कविता लिखी है, उनका क्या परिचय है। तो कवि श्री केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 को चकिया गांव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये दोनों के दोनों सम्मान बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े प्राइज़ होते हैं। उनकी कुछ कविताएं जो हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ही पॉपुलर, बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ज़मीन पक रही है, अकाल में सारस, यहाँ से देखो, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी कविता के अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। 19 मार्च 2018 को इनका निधन हो गया था। आखिर में मैं एक बार आपको अपने चैनल के बारे में याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, और इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस कविता के बारे में अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखना। आप चाहो तो इसमें से ये जो प्लेलिस्ट है परिवेश 678, इसे भी फॉलो कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट में आपको
क्लास 8th के स्टूडेंट्स के परिवेश किताब की सारे चैप्टर्स में धीरे धीरे अपलोड करने जा रहा हूँ। पहले मैं कविताओं को डालूँगा, उसके क्वेश्चन आंसर डालूँगा, फिर बाकी सारे चैप्टर के सॉल्यूशंस भी। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है ना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, कमेंट्स लिखोगे, लाइक करोगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। तो हम आप जैसे बच्चों के लिए और भी सारे लेक्चर्स लेकर के आते रहेंगे आपकी मदद करने के लिए। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं नए लेक्चर में, नए वीडियो के साथ में।